जंगल राज। जी हां, देश की राजधानी में अपराध का मौजूदा हाल देखते हुए दिल्ली की तुलना जंगल राज से करना गलत नहीं। दो नाबालिग बच्चियों के साथ हुई जघन्य और शर्मनाक वारदात ने सबका सिर शर्म से झुका दिया है। सरकार और पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। इस बीच इस मुद्दे पर केंद्र बनाम दिल्ली का पुराना झगड़ा फिर से शुरू हो गया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर दिल्ली पुलिस राजधानी में लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती तो उसे उनके हवाले कर दिया जाए। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में जंगल राज है। वहीं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का कहना है कि केजरीवाल अपनी सियासत चमका रहे हैं। एक बार फिर दरिंदों की दरिंदगी से थर्राई है दिल्ली। एक बार फिर शर्मसार हुई है इंसानियत और एक बार फिर गरमाई है वारदात पर राजनीति। एक बार फिर आमने सामने है केंद्र और दिल्ली की सरकार। प्रधानमंत्री जी को चैन से सोने नहीं देंगे हम लोग। ये सियासत का अरविंद केजरीवाल स्टाइल है। दिल्ली में दो मासूम बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया। राजधानी की बदहाल कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को जमकर कोसा। नांगलोई रेप कांड की पीड़ित बच्ची से मिलने के बाद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। एलजी से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जंगल राज हो गया है। उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली में अपराध होते रहेंगे वो प्रधानमंत्री को चैन से नहीं सोने देंगे। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर भी इशारों में निशाना साधने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री जी समझ ले, मैं शीला दीक्षित नहीं हूँ, मैं चुप नहीं बैठने वाला। अगर दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई, अगर दिल्ली के अंदर बलात्कार होते रहे, प्रधानमंत्री जी को चैन से सोने नहीं देंगे हम लोग। तो दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरा जंगल राज हो चुका है अभी। दरअसल अरविंद केजरीवाल लंबे अरसे से दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली की पुलिस पर राज्य सरकार का अधिकार रहेगा, तभी दिल्ली में अपराध पर लगाम लग पाएगी। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार को सौंपने की मांग की, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार पूरी दिल्ली पुलिस उनके अधीन नहीं कर सकती है तो सिर्फ यमुना पार की पुलिस उनके हवाले कर दे। पूरी दिल्ली का नहीं देना चाहते, आप ट्रांस यमुना का कंट्रोल हमें 1 साल के लिए दीजिए। आपके पास समय नहीं है, प्रधानमंत्री जी के पास, आपको पूरी दुनिया घूमनी है। अभी तो 22 देश ही हुए हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। बस्सी ने कहा कि दिल्ली में जंगल राज नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिटिकल पोजीशनिंग के लिए कुछ इस प्रकार के बयान देते हैं। ये कहना कि दिल्ली पुलिस बिल्कुल बेलगाम है, ये एकदम असत्य बात है। केजरीवाल के सियासी वार का पलटवार भी सियासी अंदाज में आया। बीजेपी का कहना है कि अरविंद अपने वादे पूरे करने के बजाय हर परेशानी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। दिल्ली सरकार क्या मांग रही है इस पर ये केवल एक राजनीतिक ढकोसलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। उनको मालूम है कि वो संघीय ढांचे में काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी गवर्नेंस को छोड़कर सुबह और शाम ये कोसने का जो कार्य इन्होंने चालू कर दिया है, गवर्नेंस का कोई कार्य ये करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने दिल्ली में हुई शर्मनाक वारदात के लिए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 2 साल की बच्ची से रेप की वारदात के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। कांग्रेस का कहना है कि हर वारदात के बाद केंद्र पर आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। केजरीवाल जी को तो सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए कि 2013 और 2016-15 में जो एक चीज कॉमन है वो दिल्ली पुलिस कॉमन है। दिल्ली पुलिस के वही कमिश्नर 2013 में थे, वही पुलिस कमिश्नर अब हैं। तो अब जो है क्राइम रेट डबल क्यों हो गए हैं? केजरीवाल जी और मोदी जी के शासन में कई सौ गुना दिल्ली के अंदर हर प्रकार का अपराध, खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो अपराध हैं, उनकी संख्या कई 100% बढ़ी है। महिला सुरक्षा को लेकर केजरीवाल सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई है। आपको बता दें
ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो शीला दीक्षित की सरकार को महिला अपराध के मामले में जमकर घेरा करते थे। बहरहाल ये जनता शीला सरकार को भी देख चुकी है, केजरीवाल सरकार को भी देख रही है। हकीकत ये है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कानूनी दांवपेच की लड़ाई पिछले 8 साल से चल रही है और इन सब के बीच दिल्ली का क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अपने चिरपरिचित अंदाज में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा और ये दिखाने की कोशिश की कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति वो कितने संवेदनशील हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस संवेदनशीलता से आम जनता पर, महिलाओं की सुरक्षा पर कुछ असर पड़ेगा? क्या दिल्ली अपने आप में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कुछ फर्क महसूस करेगी? कैमरा पर्सन पुजारी और ब्रिजेश तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। अब बात उस जघन्य वारदात की जिसकी वजह से दिल्ली में जंगल राज की बात हो रही है। वो शर्मनाक वारदात जिसने दिल्ली समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दिल्ली के नांगलोई इलाके में 2 साल की मासूम से रेप के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपी पीड़ित बच्ची के पड़ोस में ही रहते हैं। इस बीच गुस्साए लोगों ने GTB अस्पताल में दोनों आरोपियों की जमकर पिटाई की। ये जनाक्रोश है। महिलाएं इतने गुस्से में हैं कि न तो उन्हें पुलिस की परवाह है, न कानून का खौफ। उन्हें कुछ दिख रहा है तो बस ये 2 दरिंदे। ये वो दरिंदे हैं जिन पर 2 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। रविवार को दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जब उनकी मेडिकल जांच के लिए GTB अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां मौजूद लोग आरोपियों पर भड़क उठे और नतीजा आपके सामने है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद बताया कि दोनों आरोपी नाबालिग हैं और पीड़ित बच्ची के पड़ोस में ही रहते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले को तेजी से निपटाया जाएगा और जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने 2 जुवेनाइल्स को एप्रीहेंड किया है जो कल देर रात की जो घटना हुई थी जिसमें एक अबोध बालिका के साथ रेप का इंसिडेंट हुआ था। हम लोग भी इस इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे ले जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली 10 दिन के अंदर हम ये चार्जशीट फाइल कर देंगे। 2 साल की मासूम के साथ शुक्रवार रात उस वक्त इन दोनों आरोपियों ने दरिंदगी की थी जब वो अपने परिवार के साथ रामलीला देखने गई थी। रास्ते में दोनों आरोपियों ने बच्ची को अगवा कर लिया और उसके साथ रेप किया। इसके बाद इन दरिंदों ने बुरी तरह जख्मी बच्ची को पास के एक पार्क में फेंक दी। बच्ची के घर वालों का कहना है कि दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो था उन्होंने पकड़ लिया, अब मेरे को वो यहाँ चाहिए, मेरे को और पब्लिक के सामने चाहिए। जो वादा किया है वो पूरा यहाँ करके दिखाएं बस। दिल्ली में आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार की वारदात सामने आ रही है। हर वारदात के बाद पुलिस तमाम दावे करती है, सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे करती है, लेकिन इन सब के बावजूद बेखौफ दरिंदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। RSS के मुखपत्र पांचजन्य में छपे एक लेख ने दादरी कांड के जख्मों को फिर से हरा कर दिया। पांचजन्य में लिखा गया है कि गाय के हत्यारों को मारने की चर्चा वेदों में की गई है। उधर लेख पर सियासी गर्मी के बीच संघ और बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया तो विपक्ष ने जमकर हमला बोला। दादरी कांड को गुजरे हफ्तों बीत गए लेकिन उसकी आग अब तक सुलग रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य में एक लेख के जरिए दादरी में हुई अखलाकी हत्या को सही ठहराने की भी कोशिश की गई। पांचजन्य में छपे लेख में लिखा गया है कि वेद का आदेश है कि गो हत्या करने वाले पापियों के प्राण ले लो। हम में से बहुतों के लिए तो ये जीवन मरण का प्रश्न है। सैकड़ों सालों से गोवध हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हमारे पूर्वजों ने इसे रोकने के लिए जान की बाजी लगा दी। इतिहास में ऐसे सैकड़ों मौके आए जब मुस्लिम घुसपैठियों ने हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए उनके मुंह में बीफ ठूंसना चाहा। एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में इस लेख को लिखने वाले तुफैल चतुर्वेदी ने कहा, यजुर्वेद में लिखा है कि जो लोग गाय मारते हैं उनको मौत की सजा दी जाए। जो मुस्लिम आजकल ये हरकत करते हैं वो भारतीय मूल के धर्मांतरित हिंदू हैं। सामाजिक सद्भाव के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे की आस्था का सम्मान करें। दादरी कांड को लेकर तुफैल चतुर्वेदी ने दावा किया कि अखलाक की हत्या गो हत्या जैसे पाप के खिलाफ स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी।
वहीं जैसे ही लेख को लेकर बवाल शुरू हुआ, संघ का पूरा कुनबा और बीजेपी सफाई देने में जुट गई। आरएसएस ने दादरी की घटना की निंदा की है। दादरी की घटना निंदनीय है। किसी भी हिंसा की घटना से संघ का कोई संबंध नहीं है। संघ हिंसा की सभी कार्रवाइयों की निंदा करता है। एक जहाँ तक 5 जन में छपी हुई उस लेख की बात है, वह एक लेखक की अपनी निजी राय है। अलग अलग साहित्यकार अभिव्यक्ति की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अलग अलग लेखकों के मत हमारे पास आते हैं, उसमें से हम प्रकाशित करते हैं। ये लेख भी उसी में है। पांचजन्य के संपादकीय में किसी ऐसी घटना का समर्थन किया गया हो, मुझे याद नहीं पड़ता। मैं इस तरह की बातों से सहमत नहीं हूँ। अगर किसी ने लिखा या छापा है, और ये सारा विवाद लालू यादव ने पैदा किया है। बिहार के चुनाव में कभी भी हम लोगों ने दादरी की घटना का जिक्र नहीं किया था। पहली बार लालू यादव ने गौ मांस खाने की बात को इस चुनाव का मुद्दा बनाया। उधर लेख को लेकर विपक्ष ने भी संघ के खिलाफ जमकर हमला बोला। तो अपना जो करना हो करे, उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ किस वेद का वो जिक्र कर रहे हैं, किस वेद के किस अध्याय में, किस ऋचा में ये लिखा है, उसका उन्होंने कोई हवाला नहीं। दूसरी बात, क्या आज वैदिक युग के कानून और नियम और सिद्धांत लागू होंगे? ये नॉन इश्यू हमारे लिए, और किसी के लिखने से ये देश नहीं बदलता। ये देश सदियों से है, और यहाँ टॉलरेंस एक बेसिक मुद्दा है, वो हमेशा बना रहेगा। लेख को लेकर संघ और बीजेपी भले ही लीपापोती कर ले, लेकिन दादरी कांड पर कुतर्कों का सियासी दौर अब भी चल रहा है, जिसके आने वाले दिनों में थमने की संभावना कम ही दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दादरी कांड पर भड़काऊ बयान देने वाले बीजेपी नेताओं को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने फटकार लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने दादरी कांड पर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, सांसद साक्षी महाराज और विधायक संगीत सोम को तलब किया। If somebody says that it was a planned movement, I am against it. There was no planning for that. It happened. ये एक हादसा है। अखलाक के घर वालों को तो यहाँ की सरकार जहाज में बैठा के ले गई। वो जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे के आरोपी को जहाज में बैठा के ले गई थी, ऐसे ही गाय के काटने वालों को भी बैठा के ले गई। उत्तर प्रदेश में हर घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, और प्रदेश सरकार उसमें सबसे आगे रहती है मुआवजा देने में। उसी चीजों में हर चीज में भेदभाव होता है। हमारी माँ का कोई अपमान करेगा, हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे। मर जाएंगे, मार देंगे। तो मुस्लिम रहे, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा। दादरी कांड पर इन बयान बहादुरों के बोल से परेशान होकर आखिरकार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इन तमाम लोगों को लताड़ लगाई। हालांकि मीडिया के सामने होने पर इन लोगों ने सिर्फ ये कहा कि वो पार्टी के काम से आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, से मिला बयान मैंने दिया ही नहीं, कोई कायम तो जब रहूंगा। बताइए क्या बयान दिया है, बताइए क्या बयान दिया है। अपने बयान पर कायम है, लेकिन जिस तरह से बीफ को लेकर के बयानबाजी हुई थी, लगता है कि प्रवक्ताओं से बात, आप लोग अपने बयानों पर कायम है। जो दादरी एपिसोड में बोले हैं, इसका क्या मतलब निकाला मैंने जो कहा वही हुआ, एक्शन का रिएक्शन होता है ना। वहीं इन नेताओं से मिलकर निकलते वक्त जब मीडिया ने अमित शाह से सवाल पूछा, तो वो बस मुस्कुरा कर निकल गए। अध्यक्ष जी, क्या नसीहत की है? जो बयान बहादुर नेता उनको नसीहत दी है, कुछ आपने सुना? सर, अध्यक्ष जी, क्या आपने नसीहत दी अपने नेताओं को? अमित शाह जी। हम आपको ये भी बता दें कि पीएम खुद बीफ बवाल के बाद सामने आए दादरी कांड पर दुख जता चुके हैं। राष्ट्रपति भी इस घटना पर चिंता जता चुके हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की फटकार के बाद बयान बहादुर नेताओं पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अरुण सिंह, IBN 7। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पर अपनी राय रखी है। उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से संविधान के 99वें संशोधन को खत्म कर दिया, जिसके जरिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन की बात थी। यह आयोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए था। अरुण जेटली ने लिखा है कि 5 जजों की राय पढ़ने के बाद उनके मन में कुछ मुद्दे उठ रहे हैं। ये दलील दी गई है कि आयोग में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कानून मंत्री, ग्रुप के जरिए चुने गए 2 वरिष्ठ लोग, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के होने से न्यायिक नियुक्ति में राजनीतिक दखल होगा। जजों ने चेतावनी दी है कि अगर नेता नियुक्ति की प्रक्रिया में होंगे तो अंजाम प्रतिकूल हो सकते हैं, इसलिए राजनीतिक लोगों से न्यायपालिका की रक्षा जरूरी है। यही मुख्य कारण है जिसके चलते संसद के दोनों सदनों से पारित संशोधन को खारिज कर दिया गया। एक जज ने लालकृष्ण आडवाणी का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने देश में अब भी आपातकाल के खतरे की बात कही है। जज ने यह भी राय दी कि देश में सिविल सोसाइटी मजबूत नहीं है, ऐसे में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत है। इस फैसले से भारत के संवैधानिक ढांचे की उपेक्षा हुई है। संसदीय लोकतंत्र भारतीय संविधान का अहम बुनियादी ढांचा है, जबकि दूसरा अहम हिस्सा चुनी हुई सरकार। संसदीय लोकतंत्र में पीएम सबसे अहम जवाबदेह संस्था है और नेता विपक्ष अनिवार्य पहलू। और अब बात करेंगे कांग्रेस की। पूर्व मंत्री और सांसद जयराम रमेश के एक बयान को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ हो गई है। दरअसल पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगले साल मार्च में जब राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालेंगे तब वो एक नई टीम को लेकर आएंगे। इस दौरान जयराम रमेश ने संकेत दिए कि 60 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं की भूमिका कांग्रेस में सलाहकार तक सीमित रह सकती है। 70 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को सम्मान के साथ विदाई देने को लेकर उनका कहना था कि बदलाव की प्रक्रिया बिल्कुल आसान होगी और राहुल गांधी अपने वरिष्ठों के साथ वो रवैया नहीं अपनाएंगे जैसा नरेंद्र मोदी ने अपनाया। जयराम रमेश के इस बयान का पार्टी नेता शशि थरूर ने जहां समर्थन किया, वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा राहुल सिर्फ युवाओं के नेता नहीं है। I would not put an arbitrary number, but on the principle, I fully agree that generational change is inevitable and necessary in our party. कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का ये मानना है कि तजर्बा और तरुणाई दोनों का मिश्रण ही पार्टी को आगे ले जाएगा। श्री राहुल गांधी केवल युवाओं के नेता नहीं, श्री राहुल गांधी कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं के नेता हैं। और अब खबर बिहार चुनाव से जुड़ी, जहां लालू यादव की रैली एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार लालू की रैली में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पटना साहिब में आरजेडी कार्यकर्ता ने लालू की रैली में शर्ट उतारकर हंगामा किया। कार्यकर्ता की हरकत को देखकर लालू ने मंच से ही बैठकर उसे थप्पड़ मारने का इशारा किया, लेकिन शख्स छाती पीट पीट कर हंगामा करता रहा। रैली में मौजूद लोगों ने भी शख्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन शख्स नहीं माना। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस शख्स को खींचते हुए रैली से बाहर किया। ये लालू की रैली का हंगामा है और लालू के कई अंदाज हैं जो उनकी रैलियों में देखने को मिलते हैं।